हाय फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं और आप मिलके इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक का सफर करेंगे। और आज बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली हमेशा से ही इंडिया का एक पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है, चाहे वो एंशियंट इंडिया की बात हो या फिर मॉडर्न इंडिया की। दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ही अनस्टेबल रही है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर मिथोलॉजिकली बात की जाए तो दिल्ली महाभारत के पांडवों की राजधानी रह चुकी है, जिसको उस वक्त इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। बट हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात करेंगे। ईरानियन, पर्शियन, अफगानी, मंगोल्स, राजपूत, मराठास, इन सब लोगों ने दिल्ली पे राज करने की हमेशा चाह रखी है। इस वजह से कभी इन्वेजन हुआ तो कभी लूट हुई, तो कभी दिल्ली के तख्त के लिए सारे रूलर्स की फाइट हुई। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दिल्ली पर 7th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक कुल मिलाकर 11 डायनास्टीज के 50 से भी अधिक शासकों ने शासन किया है। कोई भी एक डायनास्टी ज़्यादा वक्त के लिए दिल्ली पर अपनी हुकूमत नहीं चला पाई। बस इन सब में से राजपूतों ने ही दिल्ली पे लगभग 500 से 600 साल तक शासन किया। इतिहासकारों की माने तो राजपूत राजाओं को ही ट्रू फाउंडर्स ऑफ दिल्ली कहा गया है। दिल्ली का इतिहास रोशनी में आता है 7th सेंचुरी से, क्योंकि बहुत से नए रूलर्स जब भी गद्दी संभालते हैं तो उसके पहले के इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं ताकि इतिहास सिर्फ उनको याद रखे। तो चलिए चलते हैं 8th सेंचुरी में, जहां दिल्ली पर राज कर रही थी राजपूतों की तोमर डायनास्टी, क्योंकि इन्हीं राजाओं ने दिल्ली का फाउंडेशन बिल्ड किया है। साउथ दिल्ली में जो लाल कोट फोर्ट है वो तोमर डायनास्टी के राजा अनंगपाल ने बनाया था 736 में, जिनका नाम आयरन पिलर ऑफ दिल्ली एट कुतुब कॉम्प्लेक्स पर पाया गया है। तोमर डायनास्टी के चौथे राजा अनंगपाल तोमर द सेकंड की डेथ के बाद दिल्ली का तख्त अजमेर पे राज कर रहे चौहानों के हाथों में चला गया, जहाँ के राजा अनंगपाल तोमर के मैटरनल ग्रैंडसन यानी उनके पोते थे। और सिर्फ अगले 12 साल के लिए 1180 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। पर पृथ्वीराज चौहान की बात सारे राजपूत राजाओं में अलग थी। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड स्मार्टर देन ऑल द रूलिंग हिंदू किंग्स एट दैट टाइम। पृथ्वीराज चौहान ने बाहर से होने वाले मुस्लिम इन्वेजन का यानी हमले का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, और इसीलिए उन्होंने सारे राजपूत राजाओं को एकजुट करके एक बैनर के अंडर लाने का काम किया। और जैसे ही पहली बार ईरानियन इन्वेडर मोहम्मद घुरी इंडिया में आया, उसको हरा दिया। पर हराने के बावजूद भी मोहम्मद घुरी को जिंदा वापस जाने देना, ये सबसे बड़ी गलती हुई। राजपूत राजाओं और इन फॉरेन इन्वेडर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो मिलिट्री पावर तो दोनों तरफ थी, पर डिफरेंस ये था कि राजपूत रूलर्स लड़ाई में हमेशा वैल्यूज और इथिक्स फॉलो करते थे, जैसे कि निहत्थे पे वार नहीं करना जैसी बातें। बट ऑन द अदर हैंड मुस्लिम इन्वेडर्स हमेशा जीत के लिए जंग लड़ते थे और कोई इथिक्स फॉलो नहीं करते थे। सो इसी वजह से मोहम्मद घुरी ने 1192 में दिल्ली पर फिर से चढ़ाई की, और इस बार पृथ्वीराज चौहान को बाकी राजाओं से साथ ना मिलने के कारण हार का सामना करना पड़ा, और पृथ्वीराज चौहान बने दिल्ली पे राज करने वाले आखिरी हिंदू राजा। और यहीं से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट इंडिया में शुरू हो गई। और इसी दौरान दिल्ली में काफ़ी इन्वेजन हुए और बहुत सारी लूट भी हुई। मोहम्मद घुरी ने जीतने के बाद दिल्ली का तख्त उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया, जो कि सबसे पहले गुलाम था, पर अपने मेहनत से गुलाम से सिपाही और सिपाही से जनरल बना था। इस डायनास्टी को स्लेव डायनास्टी के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान ही रजिया सुल्ताना भी 4 साल दिल्ली की सुल्तान बनी। शी इज नोन फॉर बीइंग द ओनली फीमेल एवर टू रूल द दिल्ली सल्तनत। कुतुब मीनार भी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक की स्लेव डायनास्टी ने बनाया। और जब स्लेव डायनास्टी इंडिया में रूल कर रही थी, तभी नॉर्थ ईस्ट एशिया में चंगेज खान द फाउंडर ऑफ मंगोलियन एम्पायर की ताकत बढ़ती जा रही थी। पर स्लेव डायनास्टी मंगोलियंस को इंडिया में आने से रोकने में काफ़ी कामयाब रही। पर इस डायनास्टी के तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश के मरने के बाद जो भी सुल्तान आए वो सब कमज़ोर और इनकैपेबल थे दिल्ली सल्तनत के लिए, और इसी वजह से दिल्ली सल्तनत जलालुद्दीन खिलजी के हाथों में चला गया। पर जल्दी ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत को साउदर्न इंडिया में तमिलनाडु के मदुराई तक पहुंचाने में कामयाब रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मेवाड़, मालवा, राठौर, जालोर, वारंगल पे भी कब्जा किया, और उस वक्त इंडिया के व्यापार में भी काफी बढ़ोतरी लाई। फ्री मार्केट पॉलिसी का यूज करके जितनी भी जरूरत की चीजें थी उसका प्राइस कम कर दिया, और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को इंडिया के बाहर रखने में भी कामयाब रहा। पर अलाउद्दीन की मौत के बाद
खिलजी डायनास्टी भी ज़्यादा वक्त तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाई और उसके बाद तुगलक डायनास्टी के फाउंडर घियातुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाली। तुगलक डायनास्टी के दौरान काफ़ी अच्छा सोशल रिफॉर्म हुआ, पर तुगलकों की सबसे बड़ी नाकामयाबी रही मंगोल इन्वेजन को ना रोक पाना। तैमूरलंग, द जनरल ऑफ मंगोल आर्मी, पर्शिया, अफगानिस्तान और मुल्तान में जीत हासिल कर इंडिया में सबसे पहले पंजाब में आया, जहां सिख और अहीरों ने उसका जम के मुकाबला किया पर रोकने में नाकामयाब रहे और वहां से उसने दिल्ली पर चढ़ाई की, जहां तुगलकों का सुल्तान दिल्ली को तैमूर के हाथों बर्बाद होने के लिए छोड़कर गुजरात भाग गया। तैमूर ने दिल्ली में हाहाकार मचा दिया। रेप, मर्डर, लूट पूरे 15 दिन तक चलती रही दिल्ली में और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इंडिया से जाते वक्त भी उसने रास्ते में हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू को बर्बाद कर दिया। बड़े पैमाने पे इंडिया की लूट हुई। कहते हैं इसके बाद दिल्ली को अच्छे तरीके से फिर से उभरने के लिए अगले 100 साल लगे। तैमूरलंग जाते जाते खिजर खां को दिल्ली का तख्त सौंप गया और यहाँ से शुरू हुई सईद डायनास्टी। पर आप सबके मन में अब तक सवाल आ रहा होगा कि राज करने के लिए, इन्वेट करने के लिए, लूटने के लिए दिल्ली ही क्यों? सब अफगानी, ईरानी, मंगोलियन क्यों दिल्ली के पीछे पड़े थे? उसके 2 रीजन्स हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली से जुड़े हुए रास्ते यानी ट्रेड कनेक्टिंग रूट्स। अगर जियोग्राफिकली आप देखें तो दिल्ली, ये जो इस्लामिक स्टेट्स है, ईरान, अफगानिस्तान, जो उस टाइम मंगोल एम्पायर में हुआ करते थे, ये दिल्ली के पास आते हैं। और दूसरा, दिल्ली से पूरे भारत को जोड़ने वाले रास्ते हैं। यही कारण था कि दिल्ली को सभी पाना चाहते थे। सो कमिंग बैक टू सईद डायनास्टी के आखिरी सुल्तान अल-उन-दीन आलम शाह ने खुद से ही दिल्ली को लोदियों के हवाले कर दिया और अगले कुछ सालों के लिए लोदी डायनास्टी ने दिल्ली पर हुकूमत की। लोदी डायनास्टी के दूसरे सुल्तान सिकंदर लोदी ने भारत के व्यापार में, लिटरेचर में काफ़ी अच्छा योगदान दिया। साथ ही उसने जो संस्कृत ग्रंथों में मेडिसिन्स दी हुई थी उसका पर्शियन ट्रांसलेशन भी करवाया। लोदी डायनास्टी के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को मुगलों के बाबर ने हराया। नाउ वेट, अब आप सोच रहे होंगे कि मुगल्स कहाँ से आ गए बीच में? इसके लिए आपको 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। याद है तैमूरलंग जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया था? उसी के परिवार से थे मुगल्स। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल रूल को दिल्ली में एस्टेब्लिश किया। बाबर ने पानीपत युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया और यह पहली बार था कि भारत में किसी ने कैनन्स का इस्तेमाल किया, पर इस बार मुगल सिर्फ 14 साल तक दिल्ली पे रूल कर पाए। इसका कारण आप मुगल सुल्तान हुमायूं का कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन और खुद की कमजोरियों को ना सुधारना कह सकते हो। शेरशाह सूरी, जो कि सूरी डायनास्टी से था, उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली में कब्जा कर लिया और एक बार फिर दिल्ली पर एक नया झंडा लहराया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में काफी पॉजिटिव बदलाव लाए और अभी जो इंडिया की करेंसी है रुपया, वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस की थी। पर दिल्ली पे 5 साल अपनी हुकूमत चलाने के बाद एक्सीडेंटली एक गन पाउडर एक्सप्लोजन में शेरशाह सूरी की मौत हो गई और इसी का फायदा उठाते हुए मुगलों के हुमायूं ने काबुल से आके दिल्ली पर हमला बोल दिया और फिर से एक बार दिल्ली पर मुगलों का झंडा लहराया। और इसके बाद लगभग अगले 300 सालों तक मुगलों को किसी ने चुनौती नहीं दी। उन्होंने 300 साल तक दिल्ली पर राज किया, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे सुल्तानों ने दिल्ली की गद्दी संभाली। पर इन सभी मुगल सुल्तानों में सबसे हटके था बादशाह अकबर। अकबर ने पूरे राजपूतों को हर मुमकिन तरीके से अपने साथ खड़ा कर दिया, उनसे एक अच्छी अलायंस बनाई, उन सबको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के हक दिए और सभी को साथ लेके आगे बढ़ा। और अकबर ने एक स्टेबल एम्पायर खड़ा करके पूरे 50 साल तक उसे चलाया। उसके बाद मुगल सुल्तान शाहजहां ने ताजमहल बनाया और जब औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी संभाली तब उसे बहुत मराठा और सिख रिबेलियन का सामना करना पड़ा। मुगलों के वक्त भी बाहरी ताकतों का इंडिया को लूटना बंद नहीं हो पाया। नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी जैसे पर्शियन और अफगानियों ने नॉर्थ इंडिया में काफी लूट मचाई। इसी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। सन 1800 के बाद तो मुगल सुल्तान सिर्फ नाम के रह गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपना कैपिटल बना के धीरे धीरे अपना कब्जा कर लिया था इंडिया में। रुकिए, अब आप बोलेंगे कि ये ब्रिटिश अचानक कहाँ से टपक पड़े। इसको जानने के लिए फिर से आपको 200 साल और पीछे जाना पड़ेगा, जब पहली बार 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत सी पोर्ट पे चाय, ओपियम, नमक, सिल्क के कपड़ों का व्यापार करने के बहाने उतरी थी। और उस वक्त से मुगल सुल्तानों ने और भारतीय शासकों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया के व्यापार में
और धीरे धीरे इंडिया की राजनीति में शामिल होती गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स का काफी फायदा उठाया। ब्रिटिशों की इंडिया में हुकूमत जमाने के सबसे बड़े दो कारण हैं। एक, भारतीय शासकों में यूनिटी ना होना, और दो, भारतीय प्रशासकों की बेपरवाही। शहीद भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ने से पहले अपने खत में लिखा था, यहाँ अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उसका विरोध करने का साहस नहीं। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे, बल्कि वो बंदूकों, गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। फिलहाल चलते 1857 के इंडियन रिवॉल्ट में, जहां भारतीयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई। और इस रिवॉल्ट में क्रांतिकारियों ने दिल्ली जाकर आखिरी मुगल सुल्तान बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया। पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस रिवॉल्ट को दबाने में कामयाब रही, क्योंकि सभी इंडियंस अच्छे से एकजुट नहीं हुए थे उस वक्त। अंग्रेजों ने आखिरी मुगल सुल्तान बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया में डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया। क्वीन विक्टोरिया बनी एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, पर उसके बाद दिल्ली को बनाया गया। इंडियन कम्युनिटी ब्रिटिशों के कायदे कानूनों से बहुत परेशान थी। उनके लगाए हुए टैक्सेस वगैरह बिल्कुल भी भारतीय जनता के लिए टॉलरेबल नहीं थे। देखिए, अगर आप किसी एक कम्युनिटी पे बहुत अत्याचार करते हो तो तभी उस कम्युनिटी में एकता जाग उठती है आवाज उठाने के लिए। ऐसी ही एकता भारत में जागी और बहुत लोगों के बलिदान, त्याग और मेहनत के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी हासिल हुई और 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश बने दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर। तो ये तो थी दिल्ली की कहानी। अगली बार जब भी आप दिल्ली जाओ और वहाँ की सड़कों और गलियों में घूमो तो ये बात जरूर याद रखना कि सचमुच इतिहास में कितनी कठिनाइयों से गुजरा है दिल्ली, कितना कुछ देखा है, सहा है दिल्ली की इस जमीन ने। सो अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और कहानी में।